गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर आ जाइए यूपीपीएससी के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मिश्रित प्रश्नों पर। अधिकतर प्रश्न करंट से रिलेटेड होंगे, कुछ स्टैटिक जीके के होंगे। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है इसका, क्योंकि प्लेलिस्ट बना रखी है इस टेस्ट सीरीज़ की। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति मंत्रालय। तो संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्यरत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पुरातात्विक अनुसंधान और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। तो उत्तर क्या है? संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं के मकबरे के संबंध में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर बताने के, इनमें से कौन सा करेक्ट है? इस मकबरे का निर्माण वर्ष 1570 में हुआ था और यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा है, और यूनेस्को ने इसे वर्ष 1993 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी। क्या ये तीनों बातें करेक्ट हैं? हुमायूं का मकबरा 1570 में इसका निर्माण सही है। तो यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा है, ये भी सही है, और यूनेस्को ने इसे वर्ष 1993 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी। ये सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1570 में हुआ था। यह मकबरा विशेष सांस्कृतिक महत्व का है, क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा है। इसका निर्माण हुमायूं के पुत्र महान सम्राट अकबर के संरक्षण में किया गया था, और इसे मुगलों का शयनागार भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कक्षों में 150 से अधिक मुगल परिवारों के सदस्य दबे हुए हैं। देखिए, हुमायूं का जो मकबरा है वो चारबाग का एक उदाहरण है, जिसमें चैनल शामिल है, यानी कुरान के स्वर की 4 नदियों के साथ 4 चतुर्भुज उद्यान। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने इसे वर्ष 1993 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? भवन या इमारत निर्माण कार्य, ताजमहल शाहजहां, लाल किला शाहजहां, बादशाही मस्जिद अकबर, जामा मस्जिद शाहजहां। देखिए, जामा मस्जिद शाहजहां करेक्ट है, और लाल किला रेड फोर्ट शाहजहां सही है। ताजमहल शाहजहां मुमताज की याद में, ये भी सही है। बादशाही मस्जिद औरंगजेब के शासनकाल में बनी थी, अकबर गलत है, तो बी सही है इसका आंसर। तो बादशाही मस्जिद का निर्माण जो है औरंगजेब के शासनकाल के दौरान हुआ था। वर्ष 1673 में इसके पूरे होने के समय यह विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद थी। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में स्थित है। नंबर 4 पर आ जाइए। नागोया प्रोटोकॉल को आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों का उचित तथा न्याय संगत बंटवारा के लिए नागोया डैश में अपनाया गया था। आपको बताना है कि फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा। फ्रांस, चीन, रूस, जापान। आसान सा प्रश्न है ये, यहाँ आएगा जापान। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में IUCN द्वारा परिभाषित संरक्षित क्षेत्र हैं? राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, संरक्षण भंडार तथा सामुदायिक भंडार। कौन से IUCN द्वारा परिभाषित संरक्षित क्षेत्र? राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, बायोस्फीयर रिजर्व है, संरक्षण भंडार और सामुदायिक रिजर्व। सारे तो हैं, 1 2 3 4 डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। 2 स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? ओजोन परत में छिद्रों का निर्माण पराबैंगनी विकिरण को आसानी से पृथ्वी के वायुमंडल में आने का मार्ग प्रदान कर देता है। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन सूर्य ताप के साथ प्रक्रिया करते हैं तो ओजोन प्रदूषक कणों का निर्माण होता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस या रासायनिक पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करने में योगदान दे रहे हैं? हेलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो एक गैस है,
कार्बन टेट्रा क्लोराइड रसायन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म हेलोजन। ये भी चारों के चारों हैं, तो डी है इसका आंसर 1 2 3 4। तो ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसके अलावा हेलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि रासायनिक पदार्थ भी ओजोन को नष्ट करने में योगदान दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग निम्नलिखित में से किन उपकरणों में किया जाता है? एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फोम, सभी हैं। तो रंग हो गए। इसके अलावा तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उपयोग हम मुख्यतः अपनी दैनिक सुख सुविधाओं के उपकरणों में करते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेटर में, फोम में, रंग में, प्लास्टिक आदि इत्यादि में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन प्रदूषण का प्रभाव नहीं हो सकता? मोतियाबिंद आंखों की बीमारी, गेहूं मटर आदि फसलों के उत्पादन में कमी, सूक्ष्म जलीय पौधों के विकास की गति धीमी होना जिससे स्थलीय पाई तंत्र में बाधा पैदा होना, ड्रोन उड़ाने में बाधा पैदा करना। देखिए, ओजोन प्रदूषण ड्रोन उड़ाने में कैसे बाधा पैदा कर सकती है? ठीक है, यही नहीं हो सकता। ये है। गेहूं, चावल, मटर आदि के फसलों के उत्पादन में कमी, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है ओजोन प्रदूषण। तो ड्रोन उड़ाने में बाधा पैदा करना ओजोन प्रदूषण का प्रभाव नहीं हो सकता। ओजोन प्रदूषण के प्रभाव पहले भी कई बार बताए मैंने टेस्ट में, जैसे कि त्वचा कैंसर की संभावना, मनुष्य और पशुओं की डीएनए संरचना में बदलाव हो सकता है, मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ सकती है, मोतियाबिंद आंखों की बीमारी, संक्रामक रोगों में वृद्धि हो सकती है, श्वास रोग, हृदय रोग, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा पीड़ितों के लिए बेहद खतरनाक होता है ओजोन प्रदूषण। पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पर नकारात्मक असर डालती है ओजोन प्रदूषण। सूक्ष्म जलीय पौधों के विकास की गति धीमी होने से स्थलीय खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। मक्का, चावल, गेहूं, मटर आदि फसलों के उत्पादन में कमी आ सकती है। 10वां प्रश्न है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ विश्व के कई देशों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए थे? ओजोन प्रदूषण से रिलेटेड है और इसी दिन को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस, यानी 16 सितंबर को। लेकिन सभी ऑप्शन में 16 सितंबर है। इसकी सन क्या है? 16 सितंबर 1987 ऑप्शन नंबर है। तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों का उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे आज विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल माना जाता है। 11वां प्रश्न है, ड्रोन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ड्रोन एक मानव रहित विमान है। इसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर नियंत्रित सिस्टम के जरिए भी यह उड़ान भर सकता है क्या? बिल्कुल, ये पढ़ने से लग रहा है कि सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। तो ड्रोन एक मानव रहित विमान है जो मूल रूप से एक उड़ने वाला रोबोट हो गया। ठीक है, इसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर नियंत्रित सिस्टम के जरिए भी ये उड़ान भर सकता है। और ड्रोन तकनीक जो है आपने देखा ही है, वर्तमान में लगातार विकसित हो रही है। आज की बात करें तो भारतीय सेना के अलावा मौसम की निगरानी करने में या उसकी भविष्यवाणी, यातायात निगरानी, राहत और बचाव कार्य, खेती, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी में ड्रोन का उपयोग हो रहा है और यहाँ तक कि फूड ऑर्डर करने में भी। 12वां प्रश्न है, दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। पीएसएलवी और जीएसएलवी से रिलेटेड है। पीएसएलवी और जीएसएलवी दोनों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने तैयार किया है। जीएसएलवी पुराना सिस्टम है जबकि पीएसएलवी नया सिस्टम है। इसरो ने बनाया, नासा ने बनाया इनको। जीएसएलवी पीएसएलवी दोनों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने तैयार किया। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। जीएसएलवी नया सिस्टम है जबकि पीएसएलवी पुराना सिस्टम है। दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो सही बताना अपने को, पहला सही है केवल। ठीक है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इनकी फुल फॉर्म है। एक तरह से अंतरिक्ष टैक्सियां हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने सैटेलाइट बनाया एक, तो उसको पृथ्वी से अंतरिक्ष में पहुंचाने वाली क्या कोई टैक्सियां। जैसे आप घर से कॉलेज जाते हो तो उसके लिए आपको ऑटो की ज़रूरत पड़ेगी, मेट्रो की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, खुद की बाइक होगी, कार होगी, वो क्या है? टैक्सी एक तरह से आपको गंतव्य तक पहुंचाती है। ठीक है, तो ऐसे ही जो सैटेलाइट हम बनाते हैं, उपग्रह बनाते हैं आर्टिफिशियल,
वो इनकी मदद से ही अंतरिक्ष में पहुंचाया जाता है। फिर पृथ्वी की ग्रेविटी पकड़ के उसका चक्कर लगाने लगता है। ये किसी दूसरे ग्रह पर जाना तो उसकी ग्रेविटी से बाहर निकल के उसकी ग्रेविटी पकड़ेगा तो वहां पहुंच जाएगा। तो पीएसएलवी का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जीएसएलवी का है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। दोनों का अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने तैयार किया है। इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष की कक्षा में सैटेलाइट्स को स्थापित करने के लिए होता है। पीएसएलवी पुराना सिस्टम है जबकि जीएसएलवी नया। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। हाल ही में चर्चा में रहा कुछ, क्या चर्चा में रहा? FL 2027 या 2027 या 2027, क्या ये? नासा का नया उपग्रह, एक नई मानव रोबोट, एक नया कोविड टीका। ये तो आलू की एक किस्म है, बी है इसका आंसर। FL 2027 आलू की एक किस्म है जिसका इस्तेमाल पेप्सिको कंपनी जो है वो लेज पोटैटो चिप्स बनाने के लिए करती है। नंबर 14 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट यहाँ पर बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? बोइंग कंपनी एक रूसी बहुराष्ट्रीय निगम है और यह दुनिया भर में हवाई जहाज, रॉकेट, उपग्रह, दूरसंचार उपकरण और मिसाइलों की डिजाइन, निर्माण और बिक्री करती है। बोइंग एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, रूसी थोड़ी, ये गलत है। वो महान नाम किनका? क्या नाम है वो? वो नाम है एलोन मस्क का। तो दुनिया भर में हवाई जहाज, रॉकेट, उपग्रह, दूरसंचार उपकरण, मिसाइलों की डिजाइन और निर्माण और बिक्री करती है ये बोइंग। तो पहला वाला हो गया गलत, दूसरा वाला सही केवल। तो बोइंग कंपनी एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम है। बोइंग सबसे बड़े वैश्विक एरोस्पेस निर्माताओं में से एक है। यह 2017 के राजस्व के आधार पर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रक्षा ठेकेदार है। तो गलत है पहला स्टेटमेंट, रूसी नहीं अमेरिकी। यह दुनिया भर में हवाई जहाज, रॉकेट, उपग्रह, दूरसंचार उपकरण, मिसाइलों की डिजाइन, निर्माण और बिक्री करती है। 15वां प्रश्न है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह कार्यक्रम वित्त वर्ष 2022 से लेकर 2027 की अवधि के लिए शुरू किया गया है और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ संरेखित करने हेतु वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को शामिल करता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। अब अगला प्रश्न है एआई से रिलेटेड यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में दो स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता उन कार्यों को पूरा करने वाली मशीनों को संदर्भित करती है जिनके लिए मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में बड़ी डेटा तकनीक भी शामिल है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। आज अधिकतर दोनों स्टेटमेंट ही सही हो रहे हैं प्रश्न में। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता उन कार्यों को पूरा करने वाली मशीनों को संदर्भित करती है जिनके लिए मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है और इसमें मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, बिग डेटा, न्यूरल नेटवर्क्स, सेल्फ एल्गोरिथम जैसी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। दूसरा भी करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है। अमेजन का एलेक्सा और एप्पल का सीरी आपके अनुसार जब भी आप क्वेश्चन पूछते हैं उनके अकॉर्डिंग आंसर दे देता है। ठीक है, ये क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप मॉल्स में जाते हो, शीशे का गेट खुद ब खुद खुल जाता है, आपके अंदर प्रवेश करते ही वो बंद हो जाता है, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है। वॉश बेसन, उत्कृष्ट, अच्छा, महंगा वॉश बेसन के नीचे आप हाथ लगाते हो तो पानी आने लगता है, हाथ हटा लेते हो तो पानी बंद हो जाता है, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, सेंसर जो लगे होते हैं क्या है? वो सब एआई के थ्रू ही काम करते हैं। 17वां प्रश्न है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किसका प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है? ये टेरी का है, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान का। तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। यह वैश्विक मुद्दों पर एकमात्र शिखर सम्मेलन है जो विकासशील देशों के बीच आयोजित होता है। इसकी अवधारणा सतत विकास और जलवायु परिवर्तन की दिशा में लक्षित कार्यवाही में तेजी लाने के लिए एकल मंच के रूप में की गई है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसके सदस्य बन सकते हैं, लेकिन यह बाध्यकारी
नहीं है। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? पहला वाला करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है विपो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और तीसरा वाला भी करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है। सारे के सारे करेक्ट होकर डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल गेटवे प्लान किस संस्था की पहल है? ब्रिक्स की नहीं है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की नहीं है, विश्व बैंक की नहीं है, यूरोपियन यूनियन ईयू। तो हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने ग्लोबल गेटवे नामक एक योजना की घोषणा की है, जो वर्ष 2027 तक दुनिया भर में सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे में निवेश हेतु 300 अरब यूरो जुटाने से संबंधित है। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जिला किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? अब ऐसा नहीं है कि आप सोचने लगे कि यूपी पीसीएस में उत्तराखंड का सवाल कहाँ से आ गया। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग स्टैटिक जीके है ये, ठीक है, ये पता होना चाहिए। देवप्रयाग तो बहुत पूछते हैं, अलकनंदा और भागीरथी, लेकिन यहाँ पूछा है रुद्रप्रयाग, तो अलकनंदा और मंदाकिनी इसका आंसर है। तो रुद्रप्रयाग जिला उत्तराखंड का 16 सितंबर 1997 को स्थापित किया गया था। यह अलकनंदा और मंदाकिनी दो नदियों के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग पंच प्रयागों में से एक है, ठीक है। इतना जो लिखा है ये तो यूपी पीसीएस के लिए रिलेवेंट नहीं है, लेकिन ये जो है ना अलकनंदा और मंदाकिनी, ये ना केवल यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, किसी पीसीएस में पूछा जा सकता है। ये पंचप्रयाग बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं कौन कौन नदियों के संगम पर है ये। और सबका फेवरेट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का देवप्रयाग, बहुत पूछते हैं उसको। तो 20 प्रश्न थे ये, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।